हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए, एक बार उपस्थित हैं पुनः एक कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए, आप सभी के सामने जो है प्यारे प्यारे क्वेश्चन पेश हैं। आप सभी लोग जो है जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिए। इन प्यारे प्यारे क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, आप सभी के बीच में एक प्यारा सा क्वेश्चन पेश है। कह रहा प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है? आप सभी लोगों को जल्दी से जवाब देना है। ध्यान से देखिए, 9 × 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 × 10 की पावर 11 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, और ये 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। ये 2 × 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, आप सही कर लीजिएगा। कह रहा प्रकाश की गति होती है, तो हम लोग जानते होंगे प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति। अगर तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो हम लोग जानते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हमें बताना होता है तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी का जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। कह रहा है एक समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। एक समतल दर्पण है, उसका रेखीय आवर्धन कितना होता है? आप सभी को जल्दी से जवाब देना है। ध्यान से देखिए, अगर समतल दर्पण से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, और इसमें कह रहा है रेखीय आवर्धन। पहले रेखीय आवर्धन को ही समझ लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन m = होता है, यहां पे होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो कहा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। समतल दर्पण जो सदैव प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है? ये प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो वस्तु के बराबर बनाता है। कैसा बनाता है? वस्तु के बराबर बनाता है। तो एक बात आप बता दीजिए, जब ये प्रतिबिंब के बराबर अर्थात वस्तु के बराबर बनाता है तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यम का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि भैया प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई जब बराबर होगी तो फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा? 1 होगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और बेहतरीन क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की अगर हमसे पूछेगा, मान लीजिए फोकस दूरी पूछ लेता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अगर हमारे पास अनंत होती है, अगर इसका केंद्र पूछ लेगा, समतल दर्पण की केंद्र कहाँ होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, उसका केंद्र भी अनंत पर होता है। अगर हम चर्चा करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या भी इसकी कहाँ पे होती है? अर्थात इसकी वक्रता त्रिज्या भी कहाँ पे होती है? वो भी अनंत पे होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। अर्थात हमारा इस प्यारे से प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा? ए ऑप्शन। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भैया आप सभी का जो है बिल्कुल करेक्ट है जी।
जी ए ऑप्शन, आप सभी के आंसर ए ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। ये आप सभी के सामने एक अगला प्रश्न पेश है। कह रहा है फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में सही संबंध होता है। पहले एक बात हम लोग समझते हैं, फोकस दूरी एफ, अगर हमारे पास कोई एक गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं कोई एक गोलीय दर्पण है, तो इसकी ये क्या है, ये फोकस होता है, ये केंद्र होता है। तो फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, तो ये फोकस दूरी कहलाती है। और केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। एक बात बताइए, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो हम लोग r इज इक्वल टू यहां से प्राप्त कर सकते हैं 2f, मतलब दो फोकस दूरी मिलेंगी, एक फोकस दूरी तो ये है, एक और फोकस दूरी मिलेगी, तब किसके बराबर होंगे, ये r के बराबर होंगे। तो यहां से अगर हमें f इज इक्वल टू निकालना हो तो ये आएगा, दो भाग करेगा, अर्थात r/2 हो जाएगा। दोनों हमारा जो है संबंध बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, r/2, f इज इक्वल टू r/2, अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। f बराबर 2r है, इसलिए गलत है। अगर r बराबर 2f होता तो यह भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, इनमें कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात चौथे प्रश्न का जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर पाएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों स्थित होते हैं। परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों स्थित होते हैं। पहले हम लोग एक बार परावर्तन को देख ही लेते हैं, परावर्तन क्या होता है। ये कोई हमारे पास क्या है, एक पालिशदार सतह है। अगर ये हमारे पास एक कोई पालिशदार सतह होती है तो आप सभी लोग एक चीज बताइए, इसमें जो प्रकाश की किरण इसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। और जो टकरा करके वापस लौटती है इसका नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण नाम हो जाएगा। और बीच में ये क्या है, ये अविलंब है। ये क्या है भैया, ये अविलंब है। इसको प्यार से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसे प्यार से क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या होता है आई, इसका नाम क्या होता है आर होता है। अब यहां से बताइए, परावर्तन के नियमानुसार हम लोग जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों कहां होते हैं, एक तल पर होते हैं। इसका पहला नियम होता है। तो बताइए, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या ऐसा जरूरी है आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत ही हो, नहीं। एक दूसरे के समांतर होते हैं, कोई इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है तीनों एक तल पर होते हैं। तो देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए, आपका ये रहा दूसरा प्रश्न। कह रहा है, यदि प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, समतल दर्पण पर कैसे अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा, अर्थात परावर्तन कोण का। एक बात बताइए, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। कह रहा है अभिलंबवत आपतित होती है। ये इस पे प्रकाश की किरण कैसी आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, वो भी कैसे आपतित हो रही है, तो हम लोग जानते होंगे ये लंबवत अगर आपतित हो रही है तो इसी पर भी हमारा अगला वाला कोण होगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसी पर हम लोग अगला वाला कहेंगे, सॉरी, इसी पर हमारा कौन सा किरण होगा,
एक ये समतल दर्पण है, अगर इसी पर आपतित हो रही है, अगर 0 अंश का, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत, अगर लंबवत आपतित होती है तो इसी पर परावर्तित भी हो जाएगी, मतलब इसी पर आने वाली प्रकाश की किरण है, अगर लंबवत है ये तो ये कैसे उसी पर लौट जाएगी, तो आपतित किरण होती है तो परावर्तन कोण होगा। तो एक बात बताइए, परावर्तन कोण इसमें कौन होता है, जो वापस लौटती है और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण, लेकिन ये अभिलंब पर ही लौट के जा रही है, अभिलंब पर ही लौट के जा रही है, तो इनके बीच कितने अंश का कोण बन जाएगा, अर्थात इनके बीच जो है हमारा 0 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जितने लोग ए ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे से बेहतरीन क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और प्यारे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने पेश है। ये कह रहा है, एक समतल दर्पण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। इसकी फोकस दूरी 0 होती है, किसकी फोकस दूरी 0 होती है, समतल दर्पण की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एक बात बताइए, इसकी फोकस दूरी 0 होती है, क्या समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है, नहीं, इसकी फोकस दूरी तो क्या होती है, अनंत होती है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से थोड़ा कम होता है, कम नहीं होता, कैसा होता है, बराबर होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित आभासी सीधा तथा उल्टा प्रतिबिंब सीधा तथा क्या उल्टा होता है, और कह रहा है इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर होती है। क्या जरूरी है इसकी फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर हो, इसकी तो फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, 200 सेंटीमीटर कोई जरूरी है नहीं, ये आभासी और सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर पाएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ये दोनों समतल दर्पण हम लोग रखे हैं, और इन समतल दर्पणों के बीच में, अगर समतल दर्पणों के बीच में एक बिंदु ऐसे करके रख देते हैं, एक बिंदु ऐसे करके रख देते हैं, और कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो एक चीज तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनके बीच में कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो हम लोग जाते हैं बाल कटवाने, उसमें क्या होता है, शेविंग कराने जब जाते हैं तो उसमें देखिए दोनों तरफ से लगा होता है, अगर दोनों तरफ से लगा होता है, अगर उसमें हम बीच में बैठते हैं तो बताइए हमारे कितने चित्र दिखाई पड़ते हैं, अनंत चित्र दिखाई पड़ते हैं ना। वैसे अगर दोनों तरफ समतल दर्पण है और इसके बीच में क्या है, एक दर्पण के मध्य में रखने पर कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, मतलब एक बिंदु को रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे, अनंत प्राप्त हो जाएंगे। जितने लोग जो है इस प्यारे से प्रश्न का डी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। ये हमारा रहा अगला प्यारा प्रश्न। ठीक है, अगला प्यारा प्रश्न रहा, इसमें आप सभी लोग समझिए सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है। तो हम लोग जानते होंगे एक पैमाना होता है, अगर इसमें पैमाने की चर्चा करें तो C/5 और इज इक्वल टू जो होता है हमारा यहां से हो जाएगा F माइनस कितना 32 और अपान में 9, यही दोनों में संबंध होता है, अर्थात सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो ये इधर भाग कर रहा है, अगर उधर भेजते, क्योंकि देखिए इसमें C इज इक्वल टू सब में है तो यहां से C इज इक्वल टू बना लेते हैं। C इज इक्वल टू ये जाएगा गुणा करेगा तो 5/9 और यहां से क्या हो जाएगा F माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अर्थात ऐसा संबंध अगर किसी में दिखाई पड़ रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 9/5 है इसलिए ये गलत है, और इसमें देखिए 9/5 है इसलिए गलत है, और ये 5/9 है लेकिन यहाँ बीच में क्या है प्लस है इसलिए ये भी
गलत है, तो 5/9 f माइनस 32 c इज इक्वल टू, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जितने लोग जो है इस प्यारे से प्रश्न का बी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे से प्रश्न का जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर पाएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक प्यारे बेहतरीन और दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने जो पेश है वो ये है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? c/5 इज इक्वल टू जानते हैं f माइनस 32 और अपान में क्या हो जाएगा? 9। आप समझिए, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात c की वैल्यू क्या दिया गया है? 0, और कह रहा है f का मान क्या होगा? आप बताइए। 0/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 और अपान में 9। ये तो 0 हो जाएगा, 0 में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू f माइनस 32। पक्षांतर करोगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? 32, अर्थात फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? तो 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा। कितना फ़ारेनहाइट में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जितने लोग इस प्यारे से प्रश्न का डी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक उजले धूप वाले दिन में किसी स्थान पर तापमान फ़ारेनहाइट पैमाना पर 313 फ़ारेनहाइट है। इस तापमान को जो है केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? अर्थात इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें हमें क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट में मान दिया गया है, और इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें जो है केल्विन में मान बताना है। तो हम लोग जानते होंगे कि f माइनस क्या होता है? 32 और अपान में कितना होता है? 9, और इज इक्वल टू अगर हम इसको केल्विन में करें तो k माइनस 273 और अपान में क्या हो जाएगा? 273, और अपान में क्या बनेगा हमारा? 273 के बाद अपान में हमारा बन जाएगा 5। अब इसमें हमें मान दिया गया है और वही मान रख करके हमें क्या निकालना है? हमें केल्विन में मान निकालना है। ठीक है, केल्विन में कौन सा मान होगा वो हमें निकालना है। और क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट में हमें क्या दिया गया? 113। यहाँ पे रख देंगे 113, और इसमें से 32 आप माइनस कर लेंगे, बटे में 9, के माइनस 273 और अपान में क्या हो जाएगा? 5। इसमें से आप माइनस करेंगे 1 और 11 में से करेंगे 9 और बटे में 9 जो है, और ये हो जाएगा k माइनस 273 और अपान में क्या हो जाएगा हमारा? अपान में जो है 5 हो जाएगा। इसका गुणा करा देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? इसका आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 9 से इसका गुणा आप कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45 और अपान में 9 इज इक्वल टू k माइनस 273। ठीक है, इधर की तरफ लेकर के आएंगे, ये प्लस बन जाएगा। चाहो तो इससे काट दो, देखो 3 से हो सकता है कट जाए, या काटेंगे जो यहाँ से k का मान निकाल के लाएंगे वो k का मान हमारा क्या हो जाएगा? इसको आप कट करिएगा अच्छे से। k का मान इसमें कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, इसको पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा, और k इधर माइनस में है, माइनस 273 है, और इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है क्या आ जाएगा? 318 केल्विन बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, लगभग इसके आसपास बनेगा। थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, पॉइंट को आप जो है सुधार करोगे, पॉइंट में 5 या 5 से अधिक वाला मीटर लगा करके तो 318 केल्विन के आसपास बनेगा। चलिए, इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है मानव शरीर का जो तापक्रम है, जो सामान्य तापक्रम है वो इतना फ़ारेनहाइट दिया गया है, और इससे बराबर C में तापक्रम कितना होगा? हम लोग अभी अभी जानते हैं C अपान में 5 और होता है F माइनस 32 और अपान में कितना होता है? 9 होता है। C अपान में 5 और F माइनस
एफ का मान कितना हमें दिया गया, फ़ारेनहाइट में दिया गया 98.4 और बटे में कितना दिया गया है 9, और यहाँ पे क्या दिया गया है 32 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है 32। तो C बराबर आप ज्ञात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, इसको आप घटाइएगा अगर इसमें से तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद अगर आप माइनस करेंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से इतना चला जाएगा हमारा। जब 7 में से हमारा इतना चला जाएगा तो फिर कितना बन जाएगा, इसको आप माइनस करिएगा कितना बनेगा, 1 मिनट इसको माइनस कर देते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल टू किस में बताना है, C में मान बताना है, तो ये चला जाएगा 5 ऊपर, 5/9 और ये हो जाएगा 98.4 माइनस में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। अब इसमें से आप 98.4 में से इसको आप अच्छे से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप माइनस कर लीजिएगा। 32 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा है तो लगा दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा और इसमें से 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 6 और क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जो है 64, 5 गुणे 66.4 और अपान में कितना हो जाएगा 9। इसको आप कट कर लीजिएगा। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें आप थोड़ा सा इसको हल करिएगा, आगे डिवाइड कर लीजिएगा। ये उम्मीद है जो है 36 के आसपास जाएगा। किसके आसपास जाएगा 36 के, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिएगा। यही होता है, केवल इतना चीज अगर हमें पता है, ये सेल्सियस है ये फ़ारेनहाइट है, अगर इतना मान हमें पता है तो उसके आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किससे कटेगा। ठीक है, 36 के आसपास चला जाएगा, 36.89। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर पाएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, बातें कम करो, बाकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो वही कंडीशन सेम चीज चल रहा है भैया। कितने प्रश्न मिलेंगे ऐसे, कह रहा है कितने मान पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। पहला मान रखते हैं तो -40 और बटे में कितना हो जाएगा 5 और -40 माइनस में क्या 32 और बटे में कितना हो जाएगा 9 और ये 5 से 8 बार में अगर इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा -72 बटे में 9 से काटोगे तो -8 आ जाएगा। मतलब -8 इधर भी आया, -8 इधर आया। तो ये क्या है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पे बराबर हो जाएगा -40 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, कह रहा ऑक्सीजन जो है -180 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है, यह ताप किसके बराबर है। इसको भी इसी प्रकार हल करिएगा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप याद कर लो और ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिए कि अगर ये फार्मूला हमें याद रहेगा तो चेंजिंग वाला हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। हमें इतना डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मतलब एफ की वैल्यू निकालना है। आप इसे जब हल करोगे तो यह ताप किसके बराबर होता है -292 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अर्थात जितने लोग इसका ए ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये आपके सामने पेश है, इसमें आप देखिएगा कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच रूपांतरण का F =
इक्वल टू एक्स प्लस 18 इंटू में सी है, तो इनमें एक्स कितना होगा, एक्स का घटक। एक बात आप समझ लीजिए, इधर के मैटर को पहले आप भूल जाइए। एक्स का मान, एक्स आप जानते हो एफ माइनस क्या बनता है, 32 बनना कंपलसरी है, मतलब 32 बनना जरूरी है। तो अगर हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो एक्स का मान क्या होगा, तभी एफ माइनस 32 एक ही कंडीशन पे बन सकता है कि जब एक्स का मान क्या हो, 32 हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है ठंडे देशों में पारे के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि देखिए अगर ठंडे देश में जो है अगर पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी गई है, तो इसका मतलब है कि अल्कोहल क्या है, द्रवांक निम्नतर होता है, नहीं, ये इसका कोई तथ्य नहीं है। अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप जानते भी होंगे अगर इसमें ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पे अगर इसको दिया जा रहा है, अल्कोहल को वरीयता दिया जा रहा है, तो अल्कोहल ऊष्मा का क्या होता है, बेहतर संचालक होता है। आप सभी लोग जानते होंगे जो अल्कोहल ड्रिंक किए रहते हैं वो क्या है, पसीने से भीगे रहते हैं, गर्मी से भीगे रहते हैं, अर्थात वो क्या है, ये ऊष्मा का क्या है, बेहतर संचालक होता है। कौन, अल्कोहल। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, वो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया आप सभी का ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आइए, अब कह रहा है HO का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा। ये HO नहीं है, ये H2O है। ठीक है, H2O का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है, ये हमें बताना है। तो H2O का जो घनत्व होता है वो 39.2 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, 39.2 फ़ारेनहाइट पर इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जितने लोग इसका डी ऑप्शन आंसर कर पाएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात H2O का जो घनत्व अधिकतम किस पे होता है, तो 39.2 फ़ारेनहाइट पे इसका मान क्या हो जाता है, वो अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इसका कौन सा मान अधिकतम हो जाता है, तो 39.2 फ़ारेनहाइट पे अधिकतम हो जाता है। चलिए इस प्यारे से प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक दूसरे प्यारे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरी क्लास में। ठीक है, क्लास बस आज के लिए यही समाप्त करते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।